नमस्कार, मैं राजकुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप तक स्टडी में। दोस्तों, क्लास 10th का जो भी मैथ का प्रश्न पूछा गया है बिहार बोर्ड जो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2022 का, उसका आंसर की बताने जा रहा है और सेट डी है। तो ध्यान दीजिए, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिंदुओं 2, -2 और -2, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है 0, 0 होगा। प्रश्न 1 का बी आंसर होगा। प्रश्न 2 नंबर, किसी त्रिभुज के केंद्रक 3, 0 और है और उसके दो शीर्ष 2, 3 एवं 1, -4 है, तो तीसरा शीर्ष होगा 6, 1 होगा। प्रश्न 2 का सी आंसर होगा। प्रश्न 3 की तरफ चलते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0, 0, 4, 0 एवं 0, 1 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 2, यानी 3 का सी ऑप्शन होगा सही। 4 नंबर, बिंदुओं -1, 3 एवं -5, 7 के बीच की दूरी होगा 4 का बी आंसर होगा 4√2। 5 नंबर, दो बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n में अंतर्विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। 6 नंबर बता रहा है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई होगा 20 सेंटीमीटर होगा। केवल इसका आंसर की बता रहे हैं, पूरा सॉल्यूशन बताएंगे तो कम से कम 2 घंटा का वक्त लगेगा, इसलिए आंसर की केवल मिलाते रहिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। 7 नंबर बता रहे हैं, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात 3:4 हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न, एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल है, तो आधार का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 8 का ए। 9 नंबर, दो गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 4:9 हो जाएगा। 10 नंबर, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का व्यास क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा व्यास। 11 नंबर प्रश्न बता रहे हैं, युगपत रैखिक समीकरणों के निकाय a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2 के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 नंबर का a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, जिसका अनगिनत हल प्राप्त होता है, तो प्रश्न 11 का डी आंसर होगा। और 12 नंबर बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC में भुजा AB एवं AC पर क्रमशः D एवं E बिंदु हैं। यदि DE समानांतर BC, AD = 4, DB = x-4, AE = 8 तथा EC = 3x - 19, तो x का मान क्या होगा 11 हो जाएगा। प्रश्न 13 की तरफ चलते हैं। दो समरूप त्रिभुजों ABC एवं PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि त्रिभुज ABC की ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज PQR की ऊंचाई क्या होगा, तो ऊंचाई हो जाएगा इसका 3:5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3:5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 14 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा
निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। दो समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर तो AB बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर के। तो 15 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा। 16 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर है तो इसकी परिमिति क्या होगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। 16 का बी आंसर। 17 नंबर, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगा? पाई प्लस 2 इंटू 12 सेंटीमीटर, यानी 17 का बी आंसर। 18 नंबर, एक वृत्तकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः r एवं छोटा r है तो वलय का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर इसका वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, पाई इंटू r² माइनस r²। प्रश्न 19 की तरफ चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा। किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। जो भी बता रहे हैं श्योर रहिए कि 100% सही बता रहे हैं, तो मिलाते जाइएगा अपना, कितना सही बनाया है अपना मिलाते जाइए। 20 नंबर बताया है, दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनकी परिधियों का अनुपात हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकाल देंगे, इसका वर्गमूल 3 और इसका वर्गमूल 2। 21 नंबर की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का मौसत 27 एवं लसअ 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 21 का डी होगा। 21 का डी हो जाएगा। 22 का संख्याएँ 12, 15 एवं 21 का मौसत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 22 का सी ए। 23 का किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। विषम के लिए सी हो जाएगा। 23 का सी। इसमें 1 पुट कर चेक कर लेंगे। 24 नंबर की तरफ चलते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्याएं होती है, संख्या एक पूर्णांक होता है। 25 नंबर, 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या है। पाई रहता तो अपरिमेय हो जाता, लेकिन 22/7 परिमेय है। पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं इसलिए। और ध्यान दीजिए 26 नंबर बता रहे हैं, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात में 2 होता है शून्यक, यानी 26 का बी आंसर होगा। 27 का, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो सी ऑप्शन होगा 27 का, 1/x-1 बहुपद नहीं है। 28 का, यदि px बराबर qx इंटू gx और px का घात 7 है एवं gx का घात 3 है तो px/gx का घात होगा 7, यानी 28 का डी ऑप्शन होगा 7। 29 का, यदि बहुपद px का एक शून्यक -2 है तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा? तो x+2 होगा। 29 का बी। 30 का, यदि बहुपद x² - 4x+1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान -1 हो जाएगा। इसका c/a ये होता है अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला। यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्यक 27 एवं माध्यिका 23 हो तो बहुपद होगा, बहुलक। तो बहुलक का फार्मूला होता है 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य। उसी फार्मूला पर पुट करेंगे तो आ जाएगा 45 आंसर। 31 का सी आंसर। 32 का, असंभव घटना की प्रायिकता होगा 0। यदि P इंटू ई किसी घटना E की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में कौन सही है? तो सी ऑप्शन सही होगा। 0 से 12 या बराबर P इंटू ई, 12 या बराबर 1 के, यानी 33 का सी आंसर होगा। 34 नंबर, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो उसको हारने की प्रायिकता क्या होगा? तो हारने की प्रायिकता 0.6 हो जाएगा, यानी 34 का सी आंसर होगा। 35 नंबर, दो सिक्कों को युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा? 1/4, यानी 35 का हो जाएगा बी।
36 का निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है? तो 1.5 नहीं हो सकता है, एक से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता है। तो 36 का बी आंसर होगा। 37 का अंतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती हैं? अपरिमित रूप से अनेक नहीं होगा, ये गलत है, सी ऑप्शन होगा, 3 ठो होगा उभयनिष्ठ। 38 नंबर यदि x² + 1/x² बराबर 14 हो तो x + 1/x का मान 4 आंसर होगा, 38 का बी। 39 समानांतर श्रेणी 2, 6, 10 ... के प्रथम 11 पदों का योगफल होगा 242, यानी 39 का क्या हो जाएगा? 242, बी ऑप्शन। 40 का यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 3πr² हो जाएगा, 40 का सी। 41 नंबर 1000 चक्कर लगाने में एक पहिए 88 किलोमीटर तय करता है तो पहिए का व्यास कितना हो जाएगा? 28 मीटर हो जाएगा, 41 का सी आंसर। 42 का cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, 42 का बी आंसर हो जाएगा। 43 का यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो cos² थीटा माइनस sin² थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, 43 का सी। 44 का निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर हो जाएगा? तो कोसेक 45 डिग्री का मान, यानी 44 का डी आंसर। 45 का यदि cos 32 डिग्री बराबर x और cos 58 डिग्री बराबर y तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? 45 का ए आंसर होगा, x बड़ा हो जाएगा y से। 46 नंबर का होगा यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan² थीटा + 1/sin² थीटा का मान क्या होगा? तो सी हो जाएगा इसका आंसर, 46 का सी। 47 का यदि साइन 42 डिग्री बराबर p तो साइन 48 डिग्री का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? आंसर सी हो जाएगा, 47 का। 48 का यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान हो जाएगा 12/13, 48 का बी आंसर। 49 का यदि tan थीटा बराबर p/q तो p साइन थीटा माइनस q cos थीटा बटा p साइन थीटा प्लस q cos थीटा का मान हो जाएगा p² माइनस q² बटा p² प्लस q², ऑप्शन डी होगा 49 का सही। 50 नंबर का हो जाएगा 1 + cot² थीटा इंटू 1 - cos² थीटा बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा 50 नंबर का डी। 51 नंबर के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² - 3kx + 4 बराबर 0 का मूल समान होगा? तो +-4, यानी 51 का 4 आंसर डी 51 का बी आंसर होगा। 52 का यदि x - y बराबर 6x² + y² बराबर 30 तो xy का मान क्या होगा? -3 हो जाएगा। 52 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 का द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 बराबर 0 के मूल होंगे तो -6 और 3 होगा। 53 का -6 और 3, यानी 53 का ए ऑप्शन सही होगा। 54 का द्विघात समीकरण x² + x + 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगा वास्तविक और असमान नहीं होगा, ये गलत है, ये वाला गलत है, अवास्तविक होता है। 54 का सी आंसर होगा। 54 का सी। 55 का निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? ऑप्शन नंबर डी, यानी 55 का डी। 56 का यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सर्वांतर है, तो इसका सर्वांतर -3 आंसर होगा, यानी 56 का बी। इसमें 1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट कर दोनों का डिफरेंट कर लेंगे, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद कर लेंगे तो आ जाएगा। 57 नंबर का आंसर हो जाएगा 21 और 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा? 8वां पद शून्य हो जाएगा। 57 का बी ऑप्शन सही होगा। 58 का समानांतर श्रेणी √7 √28 √63 ... का चौथा पद कौन सा होगा? तो चौथा पद √112 हो जाएगा, यानी 58 का डी ऑप्शन सही होगा। 59 का यदि 2/3, 1, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो ए का मान क्या होगा? तो ए का मान हो जाएगा पहला और 2/3 और 2 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। 59 का बी आंसर होगा।
59 का भी 60 का 60 नंबर का यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा 60 का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। 61 का y अक्ष पर का समीकरण है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा y अक्ष का समीकरण। इसका कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा बनाकर। तो ध्यान दीजिए 62 नंबर बता रहे हैं दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो उनके कुल पृष्ठ घन का आयतन का अनुपात है तो पृष्ठ क्षेत्रफल का निकालना है ना। तो इसका वर्ग घनमूल कीजिए तो 1 आएगा, इसका 3 आएगा घनमूल करने पर। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 1:9 कहाँ है 1:9 इसी है। और 63 नंबर एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है और उसका आयतन होगा तो 32 पाई r³/3 सी ऑप्शन हो सॉरी ए होगा 63 का ए। 64 का यदि 6, 8, 9, x एवं 13 का माध्य 10 है तो x का मान क्या होगा। तो x का मान 14 हो जाएगा। सबसे इसका आसान ट्रिक है जब भी इकाई स्थान माध्य वाला 0 आ जाता है ना तो इसका यूनिट डिजिट जोड़ लेंगे 3, 9, 12, 8, 20 और 6, 26। तो ये 6 इकाई अंक इसका 6 आ रहा है ना तो 0 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा 1/2 लेंगे तो 10 में से 6 गया 4 यानी यूनिट डिजिट 4 आ रहा है ना तो इसमें 4 मैच कर रहा है, यही आंसर होगा। यूनिट डिजिट से भी बन जाएगा यानी 64 का बी ऑप्शन होगा। 65 का माध्यिका बताना है तो इसका 65 का 16 हो जाएगा यानी 65 का ए ऑप्शन। 66 का बहुलक बताना है जो बहुत बार आता है उससे बहुलक यानी 25 हो जाएगा, इसका आंसर 66 का बी। 67 का आंकड़े इतना का परिसर जो 12 मान होता है और छोटा मान का डिफरेंट कर दिया जाता है तो परिसर निकलता है। 67 का सी वर्ग अंतराल 130 और 150 का वर्ग चिन्ह बता क्या होगा तो 68 का सी 140 हो जाएगा। 68 का सी। 69 का यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 9 हो जाएगा। 69 का 9 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा 69 का। 70 का निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, इसको कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। ये वाला फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछ चुका है और सेकंड शिफ्ट में भी ये प्रश्न दिया है। 71 नंबर √1 - cos θ बटा 1 प्लस cos θ बराबर क्या हो जाएगा उसको सेक थीटा माइनस कॉट थीटा यानी सी आंसर होगा इसका। और 71 का सी। 72 का एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान 30 डिग्री हो जाएगा। 72 का सी ऑप्शन होगा। 73 का सेक 30 डिग्री बटा कोसेक 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 73 का एक आंसर होगा यानी 73 का डी ऑप्शन होगा। 74 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 75 का क्या आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन cos 2 बीटा हो जाएगा। 76 का बिंदु -2, -5 का भुज हो जाएगा -2 हो जाएगा यानी 76 का ए हो जाएगा। 77 का एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक होगा 0। 77 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 78 का हो जाएगा डी ऑप्शन यानी चौथा में रहेगा, इसमें आएगा। ये इसमें आता है प्लस और माइनस वाला, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। 79 का एक्स अक्ष से बिंदु 3 और 5 की दूरी बताना है तो इसका आंसर 5 हो जाएगा यानी ऑप्शन ए 79 का ए। 80 का हो जाएगा बी दूरी मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी क्या होगा। 81 का यदि बहुपद 6x³ - 11x² - 3x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का मान होगा तो इसका आंसर हो जाएगा
सी बाई ए होता है ना, तो इसी पास सी का वैल्यू ए बी सी, यानी -3 हो जाएगा सी का वैल्यू और ए का वैल्यू 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, -1/2, यानी सी 81 का सी हो जाएगा 82। यदि बहुपद x² -3 × x + 1 -5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा + 1 × बीटा + 1 का मान होगा, इसका मान -4 हो जाएगा 82 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 83 नंबर, यदि बहुपद x² + px - q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 है, तो x² - 4x - 12 होगा, यानी 84 का ए होगा। 85 का रैखिक समीकरण युग में 2x - 3y + 2 = 0, 6x - 9y + 5 = 0 के कितने हल होंगे, कोई हल नहीं है, यानी 85 का बी। 86 का के किस मान के लिए समीकरण kx + 2y = 5 तथा 3x + y = 1 का एक अद्वितीय हल होगा, यानी के बराबर नहीं होगा 6 के, यानी बी ऑप्शन होगा 86 का बी। 87 का दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगा, 0 होगा, यानी कोई हल नहीं होगा 87 का ए। 88 का y - 4 = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो x अक्ष के समांतर होगी। 88 का ये। 89 का हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा 89। 90 का निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो ये वाला द्विघात समीकरण नहीं है, इस सब में पावर 2 है, इसमें पावर 2 नहीं आएगा सॉल्व करने पर, तो 90 का सी होगा। 91 का यदि भाग एल्गोरिथम इतना ए बराबर BQ + R में ए बराबर इतना, बी बराबर 4, R बराबर 1 हो तो Q का मान निकलना है, सबको वैल्यू पुट कर Q का मान निकल जाएगा, तो इसका 9 आंसर आएगा 91 का ए ऑप्शन। 92 का होगा 2 ऑप्शन 92 का ऑप्शन ए, इसका 156 के अभाज्य गुणनखंड का घातांक 2 ठो आएगा, यानी इसको गुणनखंड करेंगे उसमें 2 बार आएगा। 93 का निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कौन परिमेय निकालना है, तो ये सब अब रूट के अंदर है, ये बाहर नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय, ये रूट के अंदर ही रहेगा, नहीं निकल पाएगा, अपरिमेय। ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, अपरिमेय, लेकिन ये रूट से बाहर निकल जाएगा। देखिए इसको पूरा होल रूट लिख देंगे 12/3, 3 चौका 12, √4 का वर्गमूल क्या होता है 2, जो कि परिमेय है, ये अपरिमेय नहीं है, तो डी ऑप्शन होगा 93 का। 94 का 0.105 का p/2 के पावर n × 5 के पावर m का रूप निम्नलिखित में कौन होगा, तो इसको पहले क्या करेंगे, इसको 0.105 को ही लिखेंगे 105/1000, इसको कटाएंगे और उसका गुणनखंड करेंगे हर वाला को, और 2 और 5 का देख लेंगे, बना ही देते हैं इसको। 21 × 105 और 5 से 5 दूना 10, यानी यहाँ आ गया 200 का गुणनखंड करेंगे 2 से 100, 2 से करेंगे 50, 2 से करेंगे 25 और 5 से करेंगे 5। इसमें देखिए 1 2 3 गो आ गया 2, तो इसमें 2 के पावर 3 किस में है, इसमें है और इसमें है, लेकिन 5 2 ठो है, तो 5 इसमें 2 है, 2 ठो 5 और 3 ठो 2 है, तो ये होगा जाएगा 94 का बी ऑप्शन। 95 का निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय ये हो जाएगा 10 प्लस, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 10 20, ये परिमेय संख्या है और ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो 95 का बी ऑप्शन सही होगा। 96 के निम्नलिखित में कौन किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो शांत इसका होगा, इसमें केवल 2 और 5 है, इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 आएगा बट्टे में और सब में नहीं आएगा, तो ये शांत है। 97 में 2 धन पूर्णांकों ए और बी के लिए m × l/AB बराबर है
1 के बराबर हो जाएगा। इसका आंसर 1 आएगा। 97 का ए ऑप्शन, 98 का हो जाएगा बी ऑप्शन। केवल एक ही से कटेगा। तो सह अभाज्य संख्या वैसी दो संख्या जिसका मसा 1 होता है उसे सह अभाज्य संख्या। तो इसका मसा 1 आएगा। इस सब का अलग अलग आएगा लेकिन इसका 1 आएगा। जिसका मसा 1 होता है वो सह अभाज्य। तो 18, 25 का निकाल कर चेक कर लीजिएगा। 99 का निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? यौगिक यानी भाज्य संख्या। यौगिक को भाज्य संख्या भी बोला जाता है। यौगिक को भाज्य संख्या। तो ये भाज्य संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। इसमें गुणनखंड देखिए 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ रहा है तो ये भाज्य संख्या है। जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है वो अभाज्य संख्या है। इसमें 1 और 11 है इसका गुणनखंड, 1 और 31, 1 और 41। तो इसका ऑप्शन 99 का बी हो जाएगा। 100 का निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, 1 और 31 है केवल। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 100 का। तो दोस्तों इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए।